मुझे लगता है कि हर महिला के अंदर कुछ न कुछ हुनर ज़रूर होता है। कोई अच्छा नृत्य करते हैं, कोई अच्छा पेंटिंग करते हैं, कोई अच्छा अचार बनाता है, कोई अच्छा खाना बनाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप घर से कुछ करना चाहते हैं तो अपने छोटे छोटे ब्लॉग बनाएं, उनको सोशल मीडिया पे डालें, अपने यूट्यूब चैनल पे डालें और धीरे करके, क्योंकि एक ही बार में आप सोचते हैं ना कि हम एक ही दिन में ऊपर चढ़ जाएंगे, वो कभी पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे स्टेयर चढ़नी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्फिडेंस देता है पैसा आपको। जब आप खुद अर्न करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आप दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवनीत में। आज हम आए हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के पास में जो कि महिलाओं को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा देती हैं। साड़ी और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हमारे साथ में आज मौजूद है ममता सरस्वत जी, जो कि अपनी सोशल मीडिया को सही से उपयोग में लेकर महिलाओं के लिए कुछ अलग ही करने का जो विचार इन्होंने थामा है, वो यकीन मानिए कई महिलाओं की ज़िंदगियां बदल सकता है। बहुत कुछ जानने को इनके पास में है जो कि हम इनसे जान सकते हैं और अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन को एक अच्छे लक्ष्य की ओर हम ले जा सकते हैं। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे मैम आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ आए और हम लोग आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जी मैम, आप अपने बारे में, जैसे कि हम इन्फ्लुएंसर के तौर पर तो आपको जानते हैं, इसके अलावा भी आपके बारे में बहुत कुछ जानने को है। उनमें आप क्या क्या कार्य करते हैं, एक अकेली वन मैन आर्मी जो बोल सकते हैं हम, है किस प्रकार से आप अकेली इतने सब काम करती हैं, क्या क्या काम करती हैं जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करते हैं, जो कि सभी महिलाओं को अलग अलग कार्य करके अपने आप को साबित करना चाहिए, वो क्या है? एक तो आपने बता ही दिया कि मैं लाइफस्टाइल एंड साड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपनी जो देश के कल्चर को प्रमोट करना, और इसके अलावा मैं रोटरी क्लब से जुड़ी हुई हूँ पिछले 10 सालों से, और इस साल मैं रोटरी क्लब जयपुर संकल्प की प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा मैं रेडियो होस्ट हूँ, टीवी होस्ट हूँ, और हम लोग महिला उत्थान के लिए भी कार्य करते रहते हैं। अच्छा, तो महिलाओं के लिए जो ये विचार आया आपका, ये कहाँ से आपके अंदर विचार आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है? आपके जीवन में किस प्रकार से, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो किस प्रकार से रहा? मैं जोधपुर एक कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ से मैं 97 में जयपुर आ गई। जयपुर कह सकती हूँ कि मेरी कर्म भूमि है। यहाँ आने के बाद मैं 2011 में मैंने ये सोचा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, महिलाओं के लिए कुछ करना है। महिलाएं ऐसा नहीं है कि घर में रहकर भी वो बहुत कुछ ऐसा कार्य कर सकती है, वो आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ मेरे पेज की, इनवोग नारी की, तो वो भी घर से ही शुरू हुआ है, उसमें बाहर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो महिलाएं भी बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनमें कोई हुनर है, चाहे वो अच्छी कढ़ाई करती हैं, चाहे वो पेंटिंग करती हैं, चाहे वो अचार अच्छा बनाती है, पापड़, मंगोड़ी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में बैठकर भी अपने लिए कार्य कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्फिडेंस देता है पैसा आपको। जब आप खुद अर्न करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और आप दूसरी महिलाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा मैम, जो आप इन्फ्लुएंसर बनने से पहले किस प्रकार का आपका जीवन था, क्या सरलता थी, जीवन किस प्रकार से यापन हो रहा था, उसके पीछे की कहानी क्या है? जीवन तो अभी भी सरल ही है। मैं कभी भी अपने जीवन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती हूँ। मुझे लगता है कि हम जितना सरल रहते हैं, जितना डाउन टू अर्थ रहते हैं, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं ना
कि पेड़ जितना घना होता है वो उतना ही झुका हुआ रहता है। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कितना भी लाइमलाइट मिल जाए या आप कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, आप सरल रहना बिल्कुल ना छोड़ो, लोगों की मदद करना बिल्कुल ना छोड़ो, अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ। जीवन अच्छा ही था, बचपन मेरा बहुत अच्छा था। एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली में मैं बड़ी हुई हूँ। इतना सोशलाइजिंग नहीं होता था उस समय पे, और मुझे बुरा भी नहीं लगता था क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था कि सोशलाइजिंग क्या होता है। हम सिर्फ फैमिली के अंदर ही, क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी होती थी कि हम लोग कभी भी कोई मौका मिलता था, कोई फंक्शन होता था, कोई त्योहार होता था, तो हम अपनी फैमिली में ही कभी ननियाल जा रहे हैं, कभी ददियाल जा रहे हैं, क्योंकि परिवार इतना बड़ा होता था। जब मैं जयपुर आई तब मुझे पता चला कि अच्छा सोशलाइजिंग भी होता है, लोगों से नेटवर्किंग भी करना होता है। तो जीवन अच्छा ही था। चैलेंजेस सबके आते हैं लाइफ के अंदर। 2011 में मेरा सेपरेशन हुआ। उसके बाद में मुझे लगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, मुझे अपने बच्चों को भी बड़ा करना है, और बच्चों को बड़े रखने से भी ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि खुद को बिज़ी रखना है, खुद को खुश रखना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना जो ये पेज है इन वोग नारी, वो एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि लोगों का इतना प्यार मिलेगा। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मुझे बहुत प्यार मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ें बचपन में सोचते हैं ना, वो चीज़ें एक ना एक दिन ज़रूर पूरी होती है। जो सपने होते हैं, मुझे याद है जब मैं 13-14 साल की थी, घर में टीवी आया था, और उस टाइम टीवी घर में होना बहुत बड़ी बात होती थी। तो टीवी पर मैं जब देखती थी सरला महेश्वरी जी को, सलमा सुल्तान जी को, न्यूज़ एंकर थी वो। सलमा सुल्तान जी तो बड़ा सुंदर यहाँ पे फ्लावर लगा कर आती थी। तो आपके टाइम के नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता होगा, लेकिन वो मेरे टाइम के वो न्यूज़ एंकर हुआ करते थे। और मुझे हमेशा से बचपन से, जब मैं 13-14 साल की थी, मुझे लगता था कि मुझे भी कभी ना कभी टीवी पर आना है, मुझे भी ऐसे बोलना है। अमीर सयानी जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो उनका एक प्रोग्राम आता था बिना का गीत माला, उसे सुनती थी। तो कहीं ना कहीं मन में मुझे लगता है कि वो जो सपना होता है ना, तो सबको सपने देखने चाहिए। क्या पता कब आपका सपना कौन सी एज में जाकर पूरा हो जाए। सही बात है। तो फिर शादी हो गई 97 में, उसके बाद बच्चे हो गए, उसके बाद घर गृहस्थी में लग गई। लेकिन हमेशा दिल में एक था कि नहीं, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, अपना नाम करना है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे पता नहीं कब मैं इस रास्ते पर निकल गई, और सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। अच्छा, जैसे आप शादी के बाद में गृहिणी रही, कितने वर्ष तक तो आप एक गृहिणी के तौर पर जीवन बिताया आपने। फिर जो सेपरेशन हुआ, आपने इन्फ्लुएंसर जो कि इंस्टाग्राम को, एक फ़ोन को किस प्रकार से सही से यूज़ करना है, ये आइडिया, ये विचार कहाँ से आया? 97 से लेकर 2010 तक मैं कह सकती हूँ कि मैं हाउसवाइफ थी। घर में काम करना, बच्चों को पढ़ाना, यही सब अच्छा लगता था, क्योंकि मम्मी और दादी को भी हमने ऐसे ही देखा है। तो हमेशा से यही था कि भाई यही अपनी लाइफ है। लेकिन 2011 में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम सोचते नहीं हैं, बट हो जाती है। मेरा सेपरेशन हुआ, उसके बाद में मैंने अपनी वापस से पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग जॉब भी किया 8-9 साल, और बहुत इन्जॉय किया उस पीरियड को भी। मेरे साथ पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मैं जिस जगह पर होती हूँ उस पल को हमेशा एंजॉय करती हूँ। चाहे मैं टीचिंग में थी तो मैंने टीचिंग को एंजॉय किया। आज भी बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, जिनकी मैं 5th क्लास में क्लास टीचर थी, कि मैम हमें बहुत अच्छा लगता है आपको यहाँ पर देखकर। तो मुझे लगता है कि आप जिस जगह पर हो ना, उस जगह पर अपना 100% दो। चाहे आप अपनी फैमिली में हो तो उस समय फैमिली के साथ रहो 100%, आप अपने दोस्तों के साथ हो, अपने दोस्तों को दो 100%, और अगर आप अपने कार्यस्थल पर हैं तो आप 100% अपने कार्यस्थल को दो। लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, और ज़िंदगी में आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। रही साड़ी की बात, तो साड़ियों का मुझे हमेशा से बहुत शौक़ था। अलग अलग साड़ियों के बारे में जानकारी रखना। अच्छा, यहाँ पर ये साड़ी पहनी जाती है, राजस्थान की बांधनी फेमस है, तो तमिलनाडु की कांजीवरम, तो महाराष्ट्र की पैठनी। तो इस तरह से मुझे अलग अलग वीव के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। और मेरे पास अच्छा खासा साड़ियों का कलेक्शन था। मम्मी भी बहुत साड़ियाँ देती थी, तो हर साड़ी के बारे में जानने की कोशिश करती थी कि ये कैसे बनती है, हैंडलूम क्या होता है, पावर लूम क्या होता है, कितना टाइम लगता है एक साड़ी को बनने में। तो ये सब मैं सोचती थी। उसके बाद में जब मेरी डॉटर
ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने बोला मम्मी कि जब आप इतना अच्छा मतलब आप जानते हैं साड़ी के बारे में, आप इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनते हैं, तो मैं जब टीचर थी तो मैं टीचिंग जॉब करने जाती थी, उसके बाद मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो हमेशा से साड़ियाँ पहनती थी। तो हमारी एक छत है, एक हमारा मालवीय नगर में बहुत पुराना सा घर है, वहाँ पर हमारी छत के ऊपर हम लोग शूट करते थे, वीडियोज़ बनाते थे, फ़ोटोज़ लेते थे और उस फ़ोटोज़ को मैं अपने इंस्टा पे पोस्ट करके साड़ियों के बारे में लिखती थी कि ये साड़ी ये है, आज मैंने ये पहनी है, आज मैं यहाँ जा रही हूँ। तो ऐसे करते 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 काफ़ी मतलब पेज को मैंने फिर पब्लिक कर दिया था और दुनिया भर में जितने भी लोग हैं जो साड़ी को प्यार करते हैं उनसे मुझे प्यार मिला, वो मेरे फॉलोअर्स बने। कुछ लोगों को मैंने भी बहुत फॉलो किया और उनसे सीखा। उसके बाद में कोविड के टाइम पे जब बहुत समय था हमारे पास तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए, मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए, बट साड़ी को कभी नहीं छोड़ा। तो कोविड टाइम में जो था मेरा फॉलोइंग बहुत बड़ा, जो वो 2 साल थे वो मतलब कहते हैं ना कि कोई भी कभी कोई बुरा टाइम आता है ना तो वो कुछ ना कुछ आपको देकर जाता है। तो वो समय ऐसा था जब हमने बहुत सारे लोगों को खोया, मैंने मेरे दादाजी को खोया, लेकिन उस समय की एक जो अच्छी बात ये थी कि लोगों को पता चला कि परिवार क्या होता है, हमारे परिवार के बिना हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है और किस तरह हम सब मिलकर, क्योंकि मेड नहीं आती थी, हम सब लोगों की एक बॉन्डिंग बनी उस टाइम में। और मुझे लगता है कि जिसने भी कोविड वाला टाइम देखा है वो पूरी ज़िंदगी उसको याद रखेगा कि वो टाइम कैसा था। और उस टाइम में मुझे लगता है लोगों ने बहुत कुछ अपने पे कार्य किया, जिसको पढ़ना था उसने पढ़ाई भी की, जिसने और कुछ करना था उसने और कुछ भी किया। तो इस तरह से मेरा जो इनवोग नारी है वो फला फूला और लोगों का प्यार मिल रहा है और मैं चाहूँगी आगे भी इसी तरह से लोग मुझे प्यार करते रहे, अपना सजेशन देते रहे। अच्छा, तो मतलब आप कुल मिला के जो आपकी इन्फ्लुएंसर बनने की जो राह है, इसके पीछे जो बैक पावर है वो आपकी बेटी रही, बेटी ने आपको सपोर्ट किया? बेटी और बेटा दोनों ही, मतलब हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं जो भी करना चाहती, इवन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सभी जितने भी जो बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी मदर में कोई हुनर है, आपकी मदर किसी चीज़ में अच्छी है, जो अपने जब वो यंग थी वो नहीं कर पाई, जब हमारा टाइम था, हम जिस जनरेशन में हैं उस समय हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम करना चाहते थे, डांस करना चाहते थे, गाना गाना चाहते थे या हम पेंटिंग करना चाहते थे, तो हम नहीं कर पाए थे, हमारी शादी हो गई थी। तो मैं सब बच्चों को यही कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपकी मम्मी में, आपकी बहन में, आपकी बुआ में, आपकी दादी में कोई हुनर है तो आप उनको हेल्प करो, उनको सिखाओ। आज जो सोशल मीडिया है वो बहुत बूम पे है, आप घर में बैठे भी काम कर सकते हो, आप अपना बिजनेस फैला सकते हो, आपको उसके लिए कोई बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है। तो आप उनकी थोड़ी सी भी अगर आप मदद करेंगे तो शायद वो पूरी दुनिया में अपना नाम कमा पाएगी और उनमें एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जिस तरह पहले माता पिता अपने बच्चों की मदद करते थे, उस तरह मैं बच्चों को कहूँगी कि अपने माता पिता को आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। और मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ मेरे दोनों बच्चों को, केशव एंड प्रगति, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया, कभी भी मुझे मना नहीं किया कुछ करने के लिए। हाँ मम्मी आपको ये करना है, ऐसे करो। आधी आधी रात तक मेरे लिए वो काम करते थे, मेरे लिए एडिटिंग करते थे, कहीं भी उनको कितना भी काम हो मेरे साथ शूट पर चलते हैं। मुझे पता है दोनों का जॉब है, लेकिन उसके बावजूद भी वो समय निकाल कर मेरा काम करते हैं और मुझे जो सेटिस्फेक्शन उनके काम से मिलता है ना, मुझे किसी और के काम से उतना नहीं मिलता है। हो जाती है एक बॉन्डिंग, एक प्यार। बिल्कुल, काम भी पसंद आता है, कोई अगर मन से काम करने में और एक पैसा देकर काम करवाने में फ़र्क भी होता है। तो मैम जैसे साड़ियों की बात हम करें तो साड़ियों में आपको कौन से स्टेट की, जो इंडिया के कल्चर की जो साड़ी है, कौन सी ज़्यादा आपको पसंद है और उसका रीज़न क्या है कि आपको वो साड़ी ज़्यादा पसंद है? अब राजस्थानी के अलावा बताना है आपको, क्योंकि आप तो राजस्थानी है, तो राजस्थानी को नहीं बताना, अदर स्टेट में कौन सी साड़ी पसंद है? राजस्थान की तो जो साड़ियाँ वो मेरे दिल के करीब है ही, क्योंकि मम्मी को हमेशा मैंने, मम्मी और दादी को राजस्थानी लॉयल है। राजस्थान है, फूड से लेकर, पहनाव से लेकर, कल्चर से लेकर हर चीज़ में लॉयल है राजस्थान। तो मुझे एक तो जो चिकनकारी साड़ी है जो यूपी में बनती है वो बहुत ही पसंद है मुझे। उसके कलर्स जो है वो समर फ्रेंडली होते हैं और हमारे राजस्थान में समर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो मुझे जो चिकनकारी साड़ी है वो बहुत पसंद है। इसके अलावा बिहार की मधुबनी मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मुझे ताँत की, जो भी वेस्ट बंगाल में बनती है, ताँत की साड़ी, वेस्ट बंगाल में ताँत की साड़ी, ताँत की साड़ी बनती है। ताँत क्या होता है? ताँत एक जो हैंडलूम से भी बनता है, पावरलूम से भी बनता है, कॉटन की साड़ी होती है, प्योर कॉटन की,
जो कि बहुत ही सुंदर होती है। और इसके अलावा अगर मैं शादी और पार्टियों में जब जाती हूँ तो मुझे पसंद है कांजीवरम सिल्क या फिर पैठनी। तो कांजीवरम तमिलनाडु की वन ऑफ द फेमस साड़ी है, सभी को पता है, और दुनिया की सबसे महंगी साड़ी जो है वो कांजीवरम ही होती है। अगर आप देखें तो एक्ट्रेस रेखा है या बड़े बड़े जो एक्ट्रेस हैं वो सारे मोस्टली कांजीवरम पसंद करते हैं पहनना। और मैं भी, मेरे जो बजट में आ जाती है मैं ज़रूर कांजीवरम खरीदती हूँ और उसको शादियों में पहनती हूँ। शायद उन साड़ियों में देखा जाता है सलवटें नहीं पड़ती हैं जल्दी से उनमें, रेखा जी जो पहनती हैं साड़ी। हाँ, वो क्योंकि वो प्योर सिल्क की होती है, और शायद जो रेखा जी पहनते हैं वो शायद हो सकता है कि गोल्ड या सिल्वर के वायर से भी बनी होती है। अच्छा। काफ़ी महंगी साड़ियाँ होती है, लाखों में वो साड़ियाँ होती है। तो आपको अगर कांजीवरम की बात करूँ तो आपको 5,000 से लेकर आपको लाखों रुपए तक वो साड़ी बन जाती है। डिपेंड करता है आपका कितना बजट है, आप उसके अकॉर्डिंग वो साड़ी खरीद सकते हैं। पैठनी के बारे में क्या विचार है? महाराष्ट्र की साड़ी है पैठनी। पैठनी, जब भी मैं पैठनी साड़ी की बात करती हूँ ना तो मुझे माधुरी दीक्षित का एक गाना याद आ जाता है कि हमको आजकल है इंतज़ार, कोई आए लेके प्यार। तो मैंने सबसे पहले जो पैठनी साड़ी देखी थी वो माधुरी जी के इस गाने में माधुरी जी को पहने देखी थी, और उसके बाद ही मैं उसकी फ़ैन हो गई। पैठनी साड़ी का भी बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, एक सुंदर, बहुत सुंदर वीव है जो कि हैंडलूम में बनता है। इसके अलावा आजकल पावरलूम में भी बनने लग गया, और मुझे लगता है पावरलूम में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर जना है वो हैंडलूम नहीं खरीद सकता है। तो मुझे लगता है कि उस जो साड़ी की सबसे जो सुंदर खूबी होती है उसके जो पैटर्न होते हैं, उसमें मोर के, पिकॉक के और इस तरह के पैटर्न होते हैं जो कि एक साड़ी को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, जो आपने लोकमत राजस्थान ज्वाइन किया और वहाँ पर जो अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं और या प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनको आप बुलाकर मंच पर आप उनसे सवाल जवाब करते हैं। लोकमत राजस्थान ज्वाइन करने के पीछे क्या कहानी रही, और लोगों से जो समाज में अच्छा कर रहे हैं उनसे किस प्रकार से संपर्क आपका होता है? लोकमत राजस्थान ज्वाइन करने के पीछे, मतलब ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे करना है ना। मैंने आपको क्या बोला कि जब सपने देखते हैं तो किसी ना किसी दिन पूरे होते हैं। क्योंकि मैं मीडिया में थी, मैं पिछले 8 साल रेडियो, जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है 90.4 रेडियो 7, वहाँ पे मैंने एज अ प्रोग्राम प्रोड्यूसर, एज अ रेडियो होस्ट मैंने काम किया था। तो मैंने जब मई में 2024 में वहाँ से छोड़ने का सोचा तो मैंने बहुत सोच विचार किया, क्योंकि मेरा जो इन्फ्लुएंसर वाला काम है, जो मेरे इवेंट्स वाला जो काम है वो बहुत बढ़ गया था। तो मुझे वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे अपने पेज को भी और बड़ा करना है। तो मैंने ऐसा करके उसको छोड़ दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक वो बिल्कुल कि ये वाला जो ये मीडिया है या बॉलीवुड है, मुझे लगता है एक चस्का है। अगर आप एक बार इसके अंदर कूद गए ना, फिर अपने आप को निकाल नहीं पाते हो। तो मैं हमेशा, ऐसा नहीं था कि मैं रेडियो मिस नहीं करती थी। मैं हर चौथे दिन मुझे लगता था कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की रेडियो छोड़ के, और वो लोगों के इंटरव्यूज़ लेना, वो माइक, वो मैं बहुत मिस करती थी। फिर मुझे मौका मिला कि लोकमत राजस्थान टीवी पर अपना शो करने का, तो मैंने बिल्कुल हाँ कर दी कि भाई मेरा 9 to 5 जॉब नहीं है, मुझे कभी कभी जाकर वहाँ अपना शो करना है। और जो लोकमत राजस्थान है वो काफ़ी, अभी जो न्यू चैनल आया उसका, जो उसका समाचार पत्र है वो तो काफ़ी पुराना है। तो जो इसका जो चैनल है वो बहुत ही ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम में, और मेरे घर के भी काफ़ी नज़दीक था। तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं ज्वाइन करूँ और मैं इंटरव्यूज़ करूँ, ताकि क्या होगा कि मेरी जो एक जो मेरा वो शौक़ है मीडिया पे लोगों का इंटरव्यू करना, वो भी मेरा पूरा हो जाएगा और मुझे 9 to 5 जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का दौर है और जो नौजवान हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, और शायद लगभग देखा भी जाता है कि सारे नौजवान ही हैं इन्फ्लुएंसर। उनके बीच में आपका एक इन्फ्लुएंसर बनना और इतना नाम कमाना, अपने आप को कैसे मैनेज कर पाते हैं इन सब चीज़ों के बीच? मुझे ये लगता है कि ये शायद मेरी यूएसपी है कि मैं इस एज की हूँ इन्फ्लुएंसर, और compete का तो कोई सवाल उठता ही नहीं। मुझे लगता है कि मेरा कंपटीशन हमेशा मेरे से ही रहता है। मैं कभी किसी का नहीं देखती हूँ, कि ज़रूर देखती हूँ, अच्छे काम को अप्रिशिएट करती हूँ, किस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना ओरिजिनल काम करती हूँ, किसी की कॉपी नहीं करती हूँ। और मैं सबको यही कहती हूँ कि अगर आप अच्छे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं लाइफ में, तो अपनी एज के लिए कभी मत सोचिए कि मैं इस एज की हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हो, बस अगर आपने मन में ठान लिया।
और बस अपना कंटेंट जो आप बनाते हो वो ओरिजिनल रखो, किसी की कॉपी मत करो, और अगर किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो तो ब्रांड के साथ भी पूरा जस्टिस करो। और अगर मैं बात सिर्फ इन्फ्लुएंसर की बात नहीं करती हूँ, अगर मैं एज की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि आफ्टर 40 है ना, वो महिलाएं ज़्यादा फ्री हो जाती है अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों से, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे कॉलेज चले जाते हैं तो उनके पास काफ़ी खाली समय रहता है। तो मैं खाली ये नहीं कहूँगी कि इन्फ्लुएंसर वाला ही काम करें, आप दूसरे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहते हैं तो वाई नॉट। और जो जितने भी यंगस्टर हैं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं उनको देखती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है। और हम जब कभी कहीं मिलते हैं ना सब लोग, तो सब लोग मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। एटलीस्ट उनको ये लगता होगा कि हमारा इनसे कोई कंपटीशन नहीं है, सब मुझे प्यार करते हैं बहुत, क्योंकि मैं उनकी मदर की एज की हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं वो चीज़ भी बहुत इन्जॉय करती हूँ। और मैं भी जयपुर के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी यंग इन्फ्लुएंसर है सबको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और हमेशा कहूँगी कि आप अपना अच्छा कंटेंट बनाएं और सबसे बड़ी बात है आप खुश रहें और आप जो बना रहे हो ना उसको एंजॉय करें, किसी के प्रेशर में या ऐसा नहीं सोचे कि ये मेरा काम है। इट्स नॉट पार्ट ऑफ जॉब, इट्स लाइक आपकी हैप्पीनेस भी उससे जुड़ी होनी चाहिए। आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं बट जीवन में कुछ करना चाहती हैं, जो लड़कियां हैं जिनको इतनी आज़ादी नहीं है कि वो बाहर जाकर कुछ कर सके लेकिन फ़ोन उनके पास में होता है, तो वो किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं, क्या संदेश आपका? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो इस समय में जो भी बेटियां पैदा हुई है ना, उनके लिए बहुत ही मतलब ये वाला अच्छा समय है। हमारे समय में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। आज अगर देखा जाए तो हर किसी के पास, चाहे वो गांव में रहता है चाहे वो ढाणी में रहता है, सबके पास फ़ोन है। तो आप ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर होता है। कोई अच्छा नृत्य करते हैं, कोई अच्छा पेंटिंग करते हैं, कोई अच्छा अचार बनाता है, कोई अच्छा खाना बनाता है। तो आप अगर आपको लगता है कि आप घर से कुछ करना चाहते हैं तो अपने छोटे छोटे ब्लॉग बनाएं, उनको सोशल मीडिया पे डालें, अपने यूट्यूब चैनल पे डालें और धीरे धीरे करके, क्योंकि एक ही बार में आप सोचते हैं ना कि हम एक ही दिन में ऊपर चढ़ जाएंगे, वो कभी पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे स्टेयर चढ़नी पड़ेगी, आप लिफ्ट से कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। आज अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ के 15-20 साल दिए हैं, तब मैं आज यहाँ पर हूँ। तो ज़िंदगी में अगर आपको कुछ भी करना है, अगर आपने ठान ली है कि मुझे ये करना है या मेरे में मैं ये कर सकती हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक महिला ही ऐसी मुझे लगता है एक शक्ति है जो ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है। और मैं सभी पुरुषों से ये निवेदन करूँगी कि प्लीज़ अगर आपकी घर की महिलाएं कुछ करना चाहती हैं तो उन्हें हाथ पकड़कर उनका कंधा थामें और उनको आगे लेकर जाएं और उनकी मदद करें। आजकल कुछ भी करने के लिए बहुत सारे, कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है या आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई सेटअप चाहिए, आप घर से बहुत कुछ कर सकती हैं। और जो भी महिलाएं मुझसे जुड़ना चाहें या मुझसे बात करना चाहें या कोई भी एडवाइस लेना चाहें तो आप इन्वोग नारी के पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितनी बड़ी और गहरी बातें कही हैं जो कि महिलाओं को जाननी चाहिए। इनके बारे में बहुत कुछ हमने जाना, जितना हो सका आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। इसी प्रकार की जो ऊर्जावान कहानियां लेकर हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।